हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम HPU B.Ed एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU B.Ed एंट्रांस के रिलेटेड 50+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पर आपको नेशनल कमीशंस और कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, HPGK, GK, हिंदी, इंग्लिश सभी सेक्शंस की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका जो इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं NCTE के बारे में। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है, इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो NCTE के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। NCTE की जो स्थापना हुई थी वो अगस्त 1905 में 5 को की गई थी। इसका लक्ष्य पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित एवं समन्वित विकास करना था। ये आपने याद रखना है। NCTE की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? वो 1995 में हुई थी, अगस्त 1995 को हुई थी। इस परिषद के कुछ प्रमुख कार्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्तरों का निर्माण करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं तय करना आदि है। तो ये आपको पता होगा NCTE का मुख्य कार्य क्या होता है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं तय करना जो है, शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना जो है, ये जो सभी हैं वो NCTE के कार्य हैं, ये आपको पता होगा। उसके बाद NCTE परिषद की 4 क्षेत्रीय समितियां जो हैं वो जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर और भोपाल में गठित की गई हैं। ये आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि NCTE परिषद की 4 क्षेत्रीय समिति कहाँ-कहाँ पर है? जयपुर में है, बेंगलोर में है, भुवनेश्वर में है, भोपाल में गठित की गई हैं। तो ये हमने NCTE के बारे में बात कर लिया। NCTE की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1995 को हुई थी। आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो यहाँ से क्वेश्चन जो था वो एग्ज़ाम में पूछा गया था। आई थिंक 2021 या 22 में NLM से क्वेश्चन पूछा गया था। नेशनल लिटरेसी मिशन जो है, इसकी फुल फॉर्म है NLM की, ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। अब इसकी बात करते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है, नेशनल लिटरेसी मिशन की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? वो मई 1988 में की गई थी। ये क्वेश्चन के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसका उद्देश्य जो था वो 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षरता प्रदान करना है। ये आपने याद रखना है। NLM का जो मुख्य उद्देश्य था वो 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षरता प्रदान करना था NLM का। उसके बाद ये संपूर्ण साक्षरता अभियान 100 जिलों में लागू है, जबकि साक्षरता पश्चात कार्यक्रम 177 जिलों में क्रियान्वित है। केंद्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में शैक्षिक व तकनीकी संसाधन का सहयोग देता है। तो ये आपने याद रखना है। नेशनल लिटरेसी मिशन जो था, NLM की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। NLM की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लिटरेसी मिशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? मई 1988 में की गई थी। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के बारे में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर की एक योजना जनजातीय भाषाओं सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनुसंधान, इसमें निपुण व्यक्तियों का विकास करना है। संस्थान ने 90 से अधिक जनजातीय भाषाओं के क्षेत्र में कार्य किया है। उसके बाद बात करते हैं हम केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसे KVS के नाम से जाना जाता है। इसमें नए छात्रों के दाखिले पर क्रमशः 15% एवं 7.5% सीट अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित है। इन वर्गों के छात्रों में 12वीं कक्षा तक किसी प्रकार का शिक्षण शुल्क जो है वो नहीं लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं नवोदय विद्यालय संगठन, जिसे NVS कहा जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के पक्ष में आरक्षण संबंधित जिला में उनकी आबादी के हिसाब से इस प्रकार दिया जाता है कि 22.5% के राष्ट्रीय औसत, 15% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए से किसी भी प्रकार कम ना हो, अधिकतम को मिलाकर 50% से अधिक ना हो। उसके बाद बात करते हैं NCERT के बारे में। NCERT से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं, अध्यापक निर्देशिकाओं, सहायक पठन सामग्री के विकास, पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन, व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी परीक्षा पर सुधार पर
सुधारों पर ध्यान देती है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद एनसीईआरटी जो है वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में शोध स्तर पर शिक्षा हेतु चिकित्सा व इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में द्वितीय डिग्री स्तर तक पढ़ाई हेतु कुछ शर्तों को पूरा करने पर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना का संचालन करती है। उसके बाद बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को की गई थी। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1956 में इसे एक वैधानिक निकाय बना दिया गया था। तो यूजीसी की जो स्थापना थी वो 28 दिसंबर 1953 में की गई थी और संसद के एक अधिनियम द्वारा 1956 में इसे एक वैधानिक निकाय बना दिया गया था। ये विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु समन्वय मानदंडों के निर्धारण और अनुसरण करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। ये केंद्र व राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थाओं के बीच समन्वय कराने वाली संस्था के रूप में कार्य करता है। उसके बाद बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे इग्नू के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना सितंबर 1985 में की गई थी। इसका दायित्व देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना एवं सुदूर शिक्षा प्रणाली आरंभ करने के साथ ही एक ऐसी प्रणाली में समन्वय और मानकों का निर्धारण करना है। इग्नू ने अपने कार्यक्रम 1987 में प्रारंभ किए और अभी तक 117 कार्यक्रम जो हैं वो चलाए हैं। इग्नू ने 26 जनवरी 2001 को एक शैक्षणिक चैनल ज्ञान दर्शन, ये आपने याद रखना है, कि शुरुआत की थी, जो अब 24 घंटे का चैनल है। तो ज्ञान दर्शन जो चैनल है 26 जनवरी 2001 को एक शैक्षिक चैनल ज्ञान दर्शन जो की शुरुआत जो थी वो इग्नू ने की थी। उसके बाद बात करते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के बारे में। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संगठन है। तो आपको पता होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसका जो कार्य है वो प्रकाशन पुस्तक और पुस्तक पठन को प्रोत्साहन देना, लेखकों व प्रशासकों को सहायता देना तथा बाल साहित्य को बढ़ावा देना है। ये हर दूसरे वर्ष में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता है, जो एशिया और अफ्रीका का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय स्तर पर प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रणाली के अंग हैं, जैसे अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विकास परिषद, ये आपने याद रखना है। AICTE तकनीकी शिक्षा में उचित नियोजन और संबंधित विकास की देख रेख करने वाला निकाय। 7 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT, 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, भारतीय विज्ञान अनुसंधान IISc बेंगलोर में है। राष्ट्रीय भारतीय सूचना प्रौद्योगिक एवं प्रबंधन संस्थान जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। 18 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो 100% सहायता प्राप्त रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजों में परिवर्तित हुए हैं, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं कमीशंस के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नियर ये आपके अप्रोक्सीमेट 35 क्वेश्चन होंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कलकत्ता में 1835 में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कलकत्ता में 1835 में चिकित्सा महाविद्यालय की जो स्थापना थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि पहला भारतीय विश्वविद्यालय कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो थी, इंडियन यूनिवर्सिटी कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है, कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारत का पहला विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वुड्स डिस्पैच, वुड के आदेश पत्र को भारतीय शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। आपको पता होगा वुड डिस्पैच जो था वो कब आया था, ये 1854 को वुड डिस्पैच आया था, ये आपने याद रखना है। इसे वुड के आदेश पत्र को भारतीय शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, तो आपको पता होगा इसने हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव डाली थी, जिस कारण वुड डिस्पैच के आदेश पत्र को भारतीय शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय शिक्षा आयोग की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, लॉर्ड रिपन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय शिक्षा का आयोग कब गठन हुआ था, का गठन कब हुआ था। तो आपको पता होगा ये 1882 में हुआ था। भारतीय शिक्षा का आयोग का जो गठन था वो 1882 में हुआ था।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारतीय शिक्षा आयोग ने अनुदेशन के माध्यम के रूप में किस भाषा की संस्तुति की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अंग्रेजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय शिक्षा आयोग ने अनुदेशन के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा की संस्तुति की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी अत्युत्तम विश्व प्रसिद्ध कृति गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1913 ईस्वी में मिला था। ये आपने याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ जो था, पुरस्कार जो था वो 1913 में मिला था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो एस.एम. मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिमला शिक्षा सम्मेलन जो था वो कब हुआ था। तो शिमला शिक्षा सम्मेलन जो था वो वर्ष 1901 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। शिक्षा विभाग किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो शिक्षा विभाग जो है आपको पता होगा, शिक्षा विभाग की जो स्थापना थी वो 1855 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पास किया गया। तो भारतीय शिक्षा अधिनियम जो था वो वर्ष 1904 में पास किया गया था। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय शिक्षा अधिनियम जो था वो वर्ष 1904 में पास किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम लोगों का एक ऐसा वर्ग चाहते हैं जो रंग और रक्त में भारतीय हो परंतु रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। ये शब्द किसने कहे हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, लॉर्ड मैकॉले ने ये कहा है। लॉर्ड मैकॉले ने क्या है कि हम लोगों का एक ऐसा वर्ग चाहते हैं जो रंग और रक्त में भारतीय हो परंतु रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि से वो अंग्रेज हो। ये शब्द जो थे वो लॉर्ड मैकॉले ने कहे थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। रुड़की में थॉमसन अभियांत्रिकी महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो ये कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1853 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोर्ड के आदेश पत्र, बोर्ड डिस्पैच के अनुसार भारतीयों की शिक्षा के लिए कौन उत्तरदायी था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ब्रिटिश सरकार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता बोर्ड डिस्पैच जो था वो कब आया था। वो 1854 में आया था। 1854 में आया था। 1854 में बोर्ड डिस्पैच आया था। ये आपने याद रखना है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1882 ईस्वी का हंटर आयोग को किस रूप में जाना जाता है। तो हंटर आयोग को किस रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, भारतीय शिक्षा आयोग के रूप में इसे जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्टैनले आदेश पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो स्टैनले आदेश पत्र जो था वो वर्ष 1859 में प्रकाशित हुआ था। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो था वो कब प्रारंभ किया गया। तो इसका जो प्रारंभ था वो वर्ष 1902 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सर माइकल सैंडलर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1917 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर माइकल सैंडलर थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हार्टोग समिति किस वर्ष नियुक्त की गई थी। तो हार्टोग समिति जो थी वो वर्ष 1929 में नियुक्त की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। सप्रू समिति, सप्रू कमेटी आपको पता होगा किस वर्ष नियुक्त की गई थी। तो सप्रू कमेटी ये क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस किया है। तो आपको पता होगा ये वर्ष 1934 में इसकी नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1902 में किस आयोग का गठन किया गया था। तो 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1929 ईस्वी में हार्टोग समिति के गठन का क्या उद्देश्य था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, प्राथमिक शिक्षा के आकार का मूल्यांकन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हार्टोग समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य था। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1857 में वुड के आदेश पत्र के परिणाम स्वरूप किन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। तो कौन कौन से थे वो विश्वविद्यालय थे। वो आपके कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय।
अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 14 सितंबर 1917 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सैंडलर आयोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का कौन सा सदस्य नहीं था? तो आपने बताना है कौन सा सदस्य नहीं था, तो प्रोफेसर यशपाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारतीय शिक्षा आयोग के सदस्य नहीं थे। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया कि 1882 ईस्वी के भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में अनुदेशन का माध्यम कौन सी भाषा थी? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मातृभाषा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हंटर आयोग के समय में स्नातक अध्यापकों के लिए कौन से 2 प्रशिक्षण विद्यालय थे? तो आपको पता होगा वो कौन से दो प्रशिक्षण विद्यालय थे? क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लाहौर व मद्रास प्रशिक्षण विद्यालय थे। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? तो आपको पता होगा विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता का प्रावधान नहीं था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के कौन से प्रावधान की सबसे अधिक आलोचना हुई थी? तो भारतीय शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के किस प्रावधान की सबसे ज़्यादा आलोचना हुई थी? तो वो नए विश्वविद्यालय के खोलने का विरोध जो था इसकी काफ़ी आलोचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, गोखले के विल का ब्रिटिश सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो गोखले के विल का ब्रिटिश सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा था? 1913 ईस्वी की नई शिक्षा नीति का जो आरंभ हुआ था ये प्रभाव पड़ा था मुख्य रूप से। अगला है, किस आयोग ने इंटरमीडिएट महाविद्यालय खोलने का सुझाव दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सैंडलर कमीशन ने इंटरमीडिएट महाविद्यालय कॉलेज खोलने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, पर्दा स्कूल किनके लिए था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्दा स्कूल आपको पता होगा ये उनके लिए था, वे लड़कियां जो 15-16 वर्ष के पश्चात अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकती थी। तो ये पर्दा स्कूल जो था वो उन लड़कियों के लिए था। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, किस आयोग ने विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में व्यावहारिक विज्ञान, अप्लाइड साइंस और प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी को शामिल करने की संस्तुति की थी? तो वो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सैंडलर आयोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है, अनुदान सहायता ग्रांट इन एड प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो अनुदान सहायता ग्रांट इन एड प्रणाली जो थी वो कब शुरू की गई थी? तो वो 1857 को शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज हमने नेशनल कमीशंस और कमेटीज़ ऑन एजुकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट संस्थानों के बारे में बात की, कुछ मिशनों के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया जो आपको आने वाले एग्जाम HPU BEd एंट्रांस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है NEP जो है 2020, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि NEP की फुल फॉर्म क्या है? तो NEP की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020। इसका जो पैटर्न है वो क्या है वो भी आपने याद रखना है, 5+3+3+4 जो है ये इसका पैटर्न है NEP 2020 का। और आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। तो ये आपने याद रखना है। शिक्षा मंत्रालय क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। हिमाचल के शिक्षा मंत्री कौन है? तो हिमाचल के जो शिक्षा मंत्री हैं वो रोहित ठाकुर हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने पहले की HPU BEd एंट्रांस के रिलेटेड वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप वहाँ पर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको 50+ वीडियोस HPU BEd एंट्रांस के लिए स्पेशल तौर पर मिलेंगी वहाँ पर आपको, तो आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।